गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट आया है स्टडी लीव रूल्स क्लैरिफिकेशन के बारे में मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। कहने का मतलब यह है कि इंडियन रेलवेज में स्टडी लीव रूल्स क्लैरिफिकेशन के बारे में जो ये लेटर जारी हुआ है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यानी कि रेलवे बोर्ड की तरफ से जो ये सर्कुलर पास हुआ है इसके बारे में मैं आपको काफी ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जो लेटर पास हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली डेटेड 29 दिसंबर 2022 को क्या क्या चीजें मेंशन्ड है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा आसान भाषा में। तो देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पर मेंशन की द जनरल मैनेजर प्रिंसिपल और फाइनेंशियल एडवाइजर्स all zonal railways production units etc disease और RDCO and NIR सब्जेक्ट क्या है अपना स्टडी लीव रूल्स क्लैरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन, यानी कि अध्ययन अवकाश नियम के संबंध में हम सारा कुछ जानने वाले हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या मेंशन है, इन टर्म्स ऑफ रूल 14 ऑफ द स्टडी लीव रूल्स कंटेन्ड इन अपेंडिक्स 5 ऑफ द इंडियन रेलवेज एस्टेब्लिशमेंट कोड IREC वॉल्यूम 1 1985 एडिशन, इफ ए रेलवे सर्वेंट यानी कि रेलवे कर्मचारी resigns or retires from service or otherwise quits service without returning to duty after a period of study leave or within a period of 3 years under bracket 8 years in the case of railway medical service officer who has been granted 36 months study leave under sub rule 2 of rule 2, after such return to duty he shall be required to refund। अब उसे पॉइंट वाइज यहाँ पर मेंशन किया गया, पहले इसे समझ लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ रेलवे अगर बात करें तो रूल 14 ऑफ द स्टडी लीव रूल्स जो है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी रेलवे कर्मचारी, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, कोई भी रेलवे कर्मचारी रिजाइंस यानी कि इस्तीफा देता है या फिर रिटायर फ्रॉम द सर्विस यानी कि वो रिटायर होता है वहां से अपने सर्विस से, या फिर ड्यूटी पर रिटर्न होने से पहले ही वो छोड़ देता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है अदरवाइज क्विट सर्विस विदाउट रिटर्निंग टू ड्यूटी आफ्टर ए पीरियड ऑफ स्टडी लीव और विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years। कहने का मतलब यह है कि ड्यूटी पर लौटने के बिना वो सर्विस छोड़ देता है, यानी कि जो उसको स्टडी लीव का टाइम मिला हुआ है उसके बाद या फिर 3 साल के भीतर, यहां तक तो ये क्लियर है। उसके बाद अंडर ब्रैकेट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 years in the case of railway medical service officer who has been granted 36 months study leave under sub rule 2। जो रेलवे मेडिकल सर्विस ऑफिसर है उनके केस में ये 8 साल है, यानी कि सिंपली यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि जो रेलवे मेडिकल सर्विस ऑफिसर है उनके 8 साल में 36 महीने का जो है स्टडी लीव को ग्रांट किया जाता है अंडर द रूल सब रूल ऑफ 2, ये इन्होंने मेंशन कर दिया है। आफ्टर सच रिटर्न टू ड्यूटी ही शैल बी रिक्वायर्ड टू रिफंड, उसके बाद उनको अपना ड्यूटी दोबारा से ज्वाइन करना है। क्या क्या चीजें, चलिए उसे पॉइंट वाइज समझते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीव सैलरी, कॉस्ट ऑफ फीस, ट्रैवलिंग एंड अदर एक्सपेंसेस इफ एनी incurred by railways। देखिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है कि द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीव सैलरी का जो एक्चुअल अमाउंट हो, कॉस्ट ऑफ फीस हो, ट्रैवलिंग हो या इसके अलावा कोई अदर एक्सपेंसेस हो, कुछ भी हो वो रेलवे के द्वारा किया गया है। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या मेंशन किया है यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, द एक्चुअल अमाउंट इफ एनी ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड बाय अदर एजेंसीज सच एज फॉरेन गवर्नमेंट्स, फाउंडेशंस एंड ट्रस्ट इन कनेक्शन विद द कोर्स ऑफ स्टडी together with interest thereon at rates for the time being in force on government loans from the date of demand from his resignation is accepted or permission to retire is guaranteed or his quitting service otherwise। अब यहाँ पर क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया कि चाहे वो एक्चुअल अमाउंट हो या फिर कॉस्ट इनकर्ड बाय अदर एजेंसीज, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कोई फॉरेन गवर्नमेंट एजेंसीज हो, फाउंडेशन हो, ट्रस्ट हो, इन सारी चीजों के लिए टुगेदर विथ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज के सहित जिस तारीख से वो मांग की गई हो
उस टाइम से लेकर के, या फिर कोई ऋण हो, गवर्नमेंट लोन हो, उन सब पर जो डेट ऑफ डिमांड है उनको वो एक्सेप्ट किया जाता है, चाहे वो रिजाइन दे रहे हैं या रिटायरमेंट ले रहे हैं या ऑन रिक्वेस्ट पर वो रिटायर्ड हो रहे हैं, इन सभी चीजों को ग्रांट दिया जाता है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे इन्होंने क्या मेंशन किया है उसे देख लेते हैं। इन दिस रिगार्ड द रेफरेंसेस हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस रेलवेज सीकिंग द details of the government loan, the rate of interest of which is to be considered for charging the interest on the actual amount to be refunded by the railway servant। और इन्होंने यही चीज मेंशन किया है कि इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे रेफरेंसेस हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस रेलवे सीकिंग द डिटेल्स ऑफ द गवर्नमेंट लोन, यानी कि जो सरकारी लोन है, कर्ज है, उसके द्वारा बहुत सारे रेफरेंसेस हैव बीन रिसीव्ड हुए हैं। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट of which is to be considered for charging the interest on the actual amount, यानी कि जो एक्चुअल अमाउंट है उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल रहा है, टू बी रिफंडेड बाय द रेलवे सर्वेंट, जो रेलवे कर्मचारी हैं उनको वो वापस करना है लाइक इंटरेस्ट के साथ, उस पर अभी विचार किया जा रहा है। उसके बाद इन्होंने एक चीज और लिखा है, सिंस DOP and T is the nodal department on CCS leave rules, the matter was referred to them, who in turn asked MO Railways to consult DO expenditure MO Finance। अब यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि जो DOP and T है ये नोडल डिपार्टमेंट है, CCS लीव रूल्स जो देखती है, इसलिए ये मामला जो है उनको रेफर किया गया है। अब ऐसे में उन्होंने रेलवे मंत्रालय को जस्ट परामर्श करने के लिए, कंसल्ट करने के लिए अभी कहा है। यहाँ पर अभी हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, आफ्टर सच ड्यू कंसल्टेशन बोर्ड MF and CRB have considered the matter and decided as follows। अब पॉइंट वाइज मेंशन है। अब इस तरीके से जो बोर्ड ने कंसल्ट किया है वो क्या किया है और उसके ऊपर क्या निर्णय लिया है वो पॉइंट वाइज यहाँ पर दिया हुआ, और हम हर एक पॉइंट को पॉइंट वाइज समझते हैं। देखिए यहाँ पर दो ही पॉइंट है। द फर्स्ट पॉइंट क्या है, द एडवांसेस एडमिसिबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विल बी टेकन एज गवर्नमेंट लोन as provided in Rule 14 of the Study Leave Rules contained in Appendix 5 of IREC Volume 1। इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर सिंपल सा लिखा हुआ है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो जो ये अमाउंट लेंगे वो सरकारी ऋण के रूप में इसको लेंगे। दैट इज द एडवांसेस जो वो ले रहे हैं, एडमिसिबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विल बी टेकन एज गवर्नमेंट लोन एज प्रोवाइडेड इन Rule 14 of the Study Leave Rules कंटेंड इन अपेंडिक्स 5 ऑफ IRC वॉल्यूम 1। जैसा कि हमने स्टार्टिंग किया था, रूल 14 के अंदर जो दिया गया है वो एज ए लोन वो यहाँ पर ले रहे हैं। और यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट भी बहुत ही क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग ऑन स्पेसिफिक एडवांस एट द रिलेवेंट टाइम विल बी टेकन एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट for calculating the dues recoverable under Rule 14 of the Study Leave Rules। यानी स्टडी लीव रूल्स के रूल 14 के अकॉर्डिंग जो आप एडवांस में पेमेंट ले रहे हैं, जो एज ए लोन आप ले रहे हैं, उसके ऊपर जो एक स्पेसिफिक हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगेगा उस टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, वो आपसे लिया जाएगा, आपसे वसूला जाएगा। तो रेलवे बोर्ड की तरफ से जो सर्कुलर पास हुआ था अध्ययन अवकाश नियम यानी कि स्टडी लीव रूल्स के अकॉर्डिंग, उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दिया है। अगर आगे भी आपको इस तरीके की जानकारी पसंद आती है तो आप ATG इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, तो जाहिर सी बात है आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगती है वो भी आप हमारे साथ नीचे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।